और पहली खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की लगातार इश्तियाल अंगेजी देखने को मिल रही है। 370 के हटाने के बाद पाकिस्तान आग बबूला है और इस सिलसिले में वो सरहदों पर जो है इश्तियाल अंगेजी कर रहा है, सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से जिले के दिगवार सेक्टर में गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान की इस फायरिंग में एक मकामी बाशिंदा जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद जफर वल्द मोहम्मद बशीर के तौर पर हुई है और जिसको जिले के राजा सुखदेव अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तो जिला पुंछ में पाकिस्तान लगातार सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। के फायरिंग हुई तो अचानक फायर कराकर हमारी बातों में आग लगा है। सर ये मेरा भतीजा है छोटा, दूसरे मकान के साथ ही में दूसरा मकान है इनका। तो गोली अचानक ही आई और इनके बाजू में लगी है, ग्रेड पे कर टकराई है, फिर बाजू में लगी है। अचानक फायरिंग तो होती है, बॉर्डर पे चलती रहती है फायरिंग। तो रात के 11 बजे इनको गोली लगी है। बाहर में वहां से एक हमारे पास एक इंजर्ड आया है। अब वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में ही हो सकता है। उसका नाम है मोहम्मद जफर सन ऑफ मोहम्मद बशीर और वो दिगवार का रहने वाला है। उसको राइट शोल्डर में और राइट जो इसकी अपर आर्म है वहां पे इसको इंजरी हुई है। फ्रैक्चर इसका कोई नहीं है। तो उसका जो है वो बुलेट अभी अंदर ही है, तो कोई बात नहीं। उसको हम लोगों ने फर्स्ट एड वगैरह दे के सारा इन्वेस्टिगेट वगैरह करवा लिया है। तो अभी उसका जो है वो हम लोग ट्रीटमेंट यहीं पे करवाएंगे। हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन मौजूद है, तो हम यहीं पे उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में लगातार पाकिस्तान सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से जिले के दिगवार सेक्टर में ये गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की इस फायरिंग में एक मकामी शख्स जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है जख्मी हो गया और इस शख्स का नाम मोहम्मद जफर वल्द मोहम्मद बशीर बताया गया है, जिसको जिले के राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान सरहद पर सीज फायर माहदे की लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसमें आज पुंछ में पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। सरहदों पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी के बाद, गोलाबारी के बाद सरहद पर रहने वाले लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते सरहदी स्कूलों में, और जिस तरह से आज एक नौजवान जख्मी हुआ है दिगवार सेक्टर में और इस नौजवान की पहचान मोहम्मद जफर के तौर पर की गई है, अस्पताल में भर्ती किया गया है। और वादी कश्मीर के साथ साथ आज श्रीनगर में भी बंदिशें दोबारा आयद कर दी गई हैं, क्योंकि जुमे का मौका है। जुमे के मौके पर भीड़ होती है, तो बंदिशें दोबारा आयद कर दी गई हैं वादी में और श्रीनगर के खास उस इलाके में जहां पर जामा मस्जिद है। तो जुमे के पेश नज़र पाबंदी लगाई है। श्रीनगर के खारजी और दाखिली रास्तों को खारदार तारों से सील कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए शहर खास के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात किया गया है। उधर वादी में 26वें रोज भी मवासलाती निज़ाम ठप है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर शहर में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद हैं और जुमे के पेश नज़र सख्त चौकसी बरती गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में योगा अवार्ड तकसीम किए हैं। उन्होंने योगा अवार्ड तकसीम करने का ऐलान भी किया था। इस सिलसिले में योगा भवन में जो है अवार्ड तकसीम किए गए। ये अवार्ड वज़ीर-ए-आज़म ने उन लोगों को पेश किए जिन्होंने योगा को बढ़ावा दिया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए तमाम अवार्ड याफ्तगान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 12 आयुष मेमोरियल टिकट भी जारी किए। उन्होंने इस आयुष सेहत और फलाही मराकिज़ की शुरुआत की। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा अवार्ड का ऐलान रांची में इंटरनेशनल योगा दिवस पर किया था। And for the institutional international category for the year to पूरे यूरोप में
सर्व योग इंटरनेशनल के जरिए योग के प्रचार प्रसार में एक प्रकार से 100% डेडिकेशन, बहुत बड़ा योगदान किया। इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंद्र हैं और ये संस्था भी करीब करीब 40 साल से जापान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है। पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं और उनकी ये सेवाएं, उनका ये मिशन समाज जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में बहुत ही सफलता प्राप्त करे, इसकी मैं कामना करता हूं। हुजूमी तशद्दुद के वाकयात को रोकने के लिए एक बिल ला रही है ममता बनर्जी हुकूमत, ताकि रोकथाम हो। हुजूमी तशद्दुद के वाकयात पूरे मुल्क भर में हो रहे हैं और 2 बजे असेंबली में ममता बनर्जी हुकूमत ये बिल पेश करेगी ताकि मगरबी बंगाल में हो रहे हुजूमी तशद्दुद के वाकयात को रोका जा सके। और 2 बजे दोपहर ये बिल पेश किया जाएगा। मुजवजा बिल में कसूरवार पाए जाने वाले को उम्र कैद की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ रखी गई है। रियासती हुकूमत ने इसे भीड़ के जरिए कत्ल की रोकथाम बिल का नाम दिया है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारी नुमाइंदा शबाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाना, इस बिल को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है आयद किया जाएगा। और क्या चीजें इस बिल में बताई गई हैं? जी शबाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शबाना, बिल 2 बजे पेश होगा। बताया जा रहा है कि भारी जुर्माना इसमें रखा गया है 1 से 5 लाख तक और उम्र कैद की सजा भी है। और क्या तजवीज़ रखी गई है इस बिल को लेकर के? बिल्कुल जिलानी, आज बंगाल असेंबली में काफ़ी ख़ास दिन है क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जिस पर जो विरोधी पार्टियां हैं, खासकर लेफ्ट और कांग्रेस भी बिल की हिमायत में सरकार के साथ है। अब एक तरफ बीजेपी है अपोजिशन जमात में। अब देखा जाएगा कि जब ये बिल पेश होगा तो क्या कुछ बीजेपी की तरफ से सामने आता है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी कुछ रखा गया है, जी हाँ, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। साथ ही साथ उम्र कैद की सजा भी रखी गई है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले असेंबली सेशन के दौरान असेंबली में कहा था कि वो इस तरह की हुजूमी तशद्दुद को जो है वो बंगाल में बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो उसी रुख के साथ, उसी रवैये के साथ ममता बनर्जी उसी तेवर के साथ आज जब बंगाल असेंबली में बिल पेश करेंगी तो समझा जा रहा है कि वही सख्त जो है वो तेवर देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से जिस तरह से पहले से कहा जा रहा है, जो बताया गया है, जो इशारा दिया गया है कि इस बिल में ये बिल बहुत कड़ा होगा और इस बिल में उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो आज ममता बनर्जी सुबह 11 बजे से ही असेंबली में मौजूद हैं। कुछ उनकी मीटिंग आ गई है, उसके बाद ही ये बिल जो है वो असेंबली में पेश होगा। अभी लंच ब्रेक चल रहा है और उसके बाद जब असेंबली सेशन शुरू होगा। शबाना, इस बिल को लेकर दीगर जो जमातें वहां है, अपोजिशन है, उनका क्या रुख है इस बिल को लेकर? देखिए, जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस ने कहा है कि वो इस बिल की जो है वो हिमायत करेंगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने पहल की थी और इस तरह से जो है वो इसी तरह का एक बिल लाया था और अब बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो इस बिल को लेकर आगे बढ़ी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने पहले ही कहा था और लेफ्ट ने भी कहा है कि वो हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ हैं। और जिस तरह के बढ़ रहे हैं वाकयात, बढ़ रहे हैं बंगाल में, खासकर आप देखें कि शाहरुख हलदार का जो मामला था, जनूबी 24 परगना के बसंती इलाके का ये लड़का था और इसे जय श्री राम नहीं कहे जाने पर इसे ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये मामला यूनाइटेड नेशन में भी उठाया गया था और इस तरह के मामले पर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया था।
और उसके बाद ममता बनर्जी को अपोजिशन जमातों ने घेरने की कोशिश भी की थी। तो ऐसे में जब ममता बनर्जी ने उस वक्त भी असेंबली सेशन में कहा था कि वो इस तरह के हजूम तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करेंगी, और आज जब वो ये बिल पेश करेंगी तो ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट पहले ही कह चुकी है कि वो इस बिल की हिमायत करेगी, लेकिन साथ ही साथ उन पार्टियों ने, लेफ्ट और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वो ये भी देखेंगे कि इस बिल की नौयत क्या होती है, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो एक सख्त कानून लाने जा रही हैं, तो उसमें क्या कुछ खास सख्तियां देखने को मिलेंगी, उस पर लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो बाद में चर्चा करेंगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से आप देखें कि 1 घंटे का वक्त होगा और इस पर जो है वो चर्चा होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ भी होगा वो आज शाम तक जो है वो मामला सामने आएगा और शायद ये बिल जो है वो आसानी से पास भी हो जाए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये बिल ला रही है और उसके साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी जो है वो इस बिल की हिमायत कर रही है। तो शायद दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा हुकूमत को और ये बिल आसानी से जो है वो पास हो सकता है। जी, तो बीजेपी का कोई रुख अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बिल जब तफसील से पेश होगा असेंबली में इस पर बहस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर सियासत जरूर करेगी। जिस तरह से बिल की बात कही गई थी और हजूमी तशद्दुद लगातार जिस तरह से हो रहा था मगरबी बंगाल में, तब से बीजेपी जो है इस पर सियासत कर तो रही थी ममता बनर्जी को लेकर। देखिए, हुजूमी तशद्दुद एक ऐसा मामला है जिस पर खुलकर बीजेपी ने भी जो है वो नहीं कहा है। आप देखें कि वजीर आजम का बयान देखें और खुद बीजेपी पार्टी लीडरान का बयान देखें कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं हुजूमी तशद्दुद की मुखालफत की है। ये अलग बात है कि इस तरह से कोई कानून नहीं बनाए गए और इस तरह से कोई इक़दामात नहीं उठाए गए जिसकी नाराजगी जो है वो आवाम की थी कि आखिर जो केंद्र सरकार है वो इस मामले पर बोल तो रही है लेकिन कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया। तो ऐसे में अगर बीजेपी इस बिल को लेकर मुखालफत करती है तो उसके पास भी बोलने के लिए ये जरूर होना चाहिए कि वो क्यों मुखालफत कर रही है और किस तबके की हिमायत में मुखालफत कर रही है, क्योंकि हुजूमी तशद्दुद का मामला लेकिन शबाना, हुजूमी तशद्दुद पर बिल आ जा रहा है, लेकिन ये इस दायरे में सियासी हुजूमी तशद्दुद भी आ सकता है। जिस तरह से मुठभेड़ होती है सियासी पार्टी के कारकुनों और लीडरों की, तो उसको भी कहीं इस दायरे में ना लिया जाए। इसको ये खदशा कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी को लग रहा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हुजूमी तशद्दुद में सिर्फ चंद एक वाकया नहीं होते, बल्कि अगर सियासी तसादुम होते हैं किसी इलाके में, खासकर आप देखें कि हालिया दिनों में जिस तरह से बंगाल में, बशीरहाट और दीगर इलाकों में सियासी तसादुम में भी कई लोग मारे गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी का ये नुक्ता हो सकता है कि वो इस हुजूमी तशद्दुद के बिल की आड़ में एक खास पार्टी के लोगों को जो है, वर्करों को जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि ममता बनर्जी अगर ये बिल ला रही हैं तो उसमें कितने तरह के वो क्लॉज लाती हैं और क्या कुछ उसमें जो है वो नुक्ते पेश किए जाते हैं कि किस तरह के जो है हालात होंगे और क्या कुछ जो है उन हालात में किस तरह से जो है वो हुकूमत जो है वो निपटेगी और पुलिस जो है वो अपना काम करेगी। तो ऐसे में बीजेपी को बहुत गौर फिक्र के बाद जो है वो इस मामले पर जो है वो अपनी जो है वो जो भी उनकी नाराजगी होगी या उनकी मुखालफत होगी वो दर्ज करानी होगी, क्योंकि इस मामले पर आप देखें कि सिर्फ एक खास तबका ही निशाना नहीं बना है। हुजूमी तशद्दुद में हर एक तबके के लोग, खासकर दलितों पर जो है वो ज्यादा वो भी निशाना बने हैं, एक खास तबका, अकलियती तबका जो है वो निशाना बने हैं। तो ऐसे में अगर बंगाल में बीजेपी जिस तरह से 18 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन में कामयाब हुई है और उसके बाद जो है बीजेपी की ये कोशिश है कि वो बंगाल में अपने सियासी कदम जो है वो मजबूत बनाए, तो ऐसे में बीजेपी को भी इस मामले पर जो है वो अगर आज ये बीजेपी मुखालफत करती है तो वो भी यही मामले को सामने रखकर मुखालफत करेगी कि उसे इस मामले में अवाम का साथ कितना मिलता है। तो अब जब ये बिल पेश होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह के क्लॉज होते हैं और किन बातों पर ये बिल पेश होगा असेंबली में, तभी साफ होगा कि इस बिल में किस तरह की नौयत रखी गई, किस तरह की चीजें लागू की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी नुमाइंदा शबाना आजाद, तफसीलात दे रही थी। 2 बजे बिल असेंबली में पेश होगा, असेंबली में मौजूद हैं, कुछ मीटिंग चल रही ममता बनर्जी की और कांग्रेस और लेफ्ट ने तायद की, हिमायत की बात की है, लेकिन बीजेपी का रुख अभी साफ नहीं है। इस बिल के बाद ही साफ होगा बीजेपी का रुख, किस तरह के क्लॉज इस बिल में रखे गए हैं। चले अब अगली खबर लेंगे रेणुका चौधरी। जी हाँ, सीनियर कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी, जो जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है, गैर जमानती वारंट रेणुका चौधरी के खिलाफ जारी हुआ है। जी हाँ, तेलंगाना की जो है सीनियर कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। तेलंगाना के जिला खम्मम की 2nd एडिशनल फर्स्ट क्लास कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। रेणुका चौधरी पर कलावती नामी खातून के शौहर को MLA का
टिकट दिलाने में नाकामी का इल्जाम है। कलावती ने रेणुका चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए अदालत से रुजू किया था। आज अदालत ने मुतासरा की शिकायत सुनने के बाद गैर जमानती वारंट जारी किया है। और इस वक्त मुल्क में बच्चा चोरी के कई मामला सामने आ रहे हैं और इसी बच्चा चोरी की अफवाहों के दरमियान एक शख्स की पिटाई करती गई है। एक शख्स की पिटाई की गई और मुतासरा शख्स का ताल्लुक बिहार और नवादा के कुरमा गांव से है। शक की बुनियाद पर जिस शख्स को पीटा गया है वो शदीद जख्मी है, उसे जिला के सदर अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो बच्चा चोरी की अफवाह के दरमियान शक की बुनियाद पर इस शख्स को पीटा गया और ताल्लुक इस शख्स का है बिहार नवादा कुरमा गांव से। और बिहार के नवादा में एक और वाकया इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वाकया पेश आया है। दुकान में काम करने वाले नौकर को मालिक ने लंबे वक्त तक कैद करके रखा है और बेरहमी से पीट रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और वहीं बिहार के समस्तीपुर में एक खातून हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खातून को लाठी डंडों और लात घूंसों से मारा गया। बताया जा रहा है कि मामूली बात से तकरार शुरू हुई थी, जिसके बाद इस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाठी डंडों और लात घूंसों से मारा गया है इस खातून को। मामूली सी बात पर बहस और तकरार के बाद ये मारपीट हुई है। और उत्तर प्रदेश के ईटा में छेड़खानी का मामला सामने आया है और छेड़खानी करना नौजवान को महंगा पड़ गया है। बीच सड़क पर ही लोगों ने मनचले की पिटाई कर दी है। आज के इस दौर में डिग्रियां भी ऑनलाइन दस्तयाब हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप कई चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं, आपको तालीमी डिग्रियां भी ऑनलाइन दस्तयाब होंगी, यानी मिल जाएगी आसानी से। आपको इम्तिहान देना नहीं है। मौजूदा दौर में हर शय ऑनलाइन दस्तयाब है। इंटरनेट पर यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ किस्म के कोर्स से मुताल्लिक मालूमात व मवाद का ज़ख़ीरा मौजूद है। वहीं डिग्रियां दस्तयाब कराने वाले ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो चंद रुपये में मास्टर से लेकर PhD तक की डिग्री दस्तयाब कराने के लिए हाजिर हैं। नवी मुंबई के कोपर खिराने से ताल्लुक़ रखने वाले स्वप्निल गायकवाड़ का दावा है कि वो तालीम हासिल किए बगैर मुंबई की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां दस्तयाब करा सकते हैं। यानी अब दीगर चीज़ों की तरह डिग्रियों की भी खरीदो फरोख्त हो रही है। सर अपने पास है ना यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी है, वहाँ से करवाएंगे। डिस्टेंस और रेगुलर बोथ ऑप्शन है अपने पास। हाँ। और प्रॉपर अगर रेगुलर चाहिए तो सोलापुर यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र से। दोनों भी कोई भी दे दो। UGC AICTE अप्रूव्ड है, DEB अप्रूव्ड है। 45 डेज का प्रोसेस है। इसमें 30 डेज में स्कैन कॉपी आएगा। पहले आ गया तो पहले ही आपको दे देंगे और उसके बाद में 10-15 दिन के बाद हार्ड कॉपी आता है, बाई कुरियर आएगा। अभी बस ये बता दो कि इनको कितनी बार जाना पड़ेगा या जाना नहीं है? क्या जाने की जरूरत नहीं है। बैकडेट में कैसे हो चुका होता है ना, मेन चीज क्या है, रिकॉर्ड्स में डालना होता है, तो पूरा सेटिंग का काम है, पूरा करवा देते हैं। सर्टिफिकेट ओरिजिनल जैसा ही ओरिजिनल ही होगा मैम, अंदर में रिकॉर्ड्स भी होगा, कोई भी क्रॉस वेरीफाई करेगा, वेरीफाई हो जाएगा। इंजीनियरिंग का भी हो जाता है? इंजीनियरिंग का करवा सकते हैं। 3 इयर्स का मार्कशीट आएगा। अच्छा। प्रोविजनल, माइग्रेशन और डिग्री कॉन्वोकेशन। सर इसका 75 होगा, 25,000 पर ईयर का होगा। अच्छा। इसमें कैसे ना काम का पूरा एश्योरिटी है। हाँ। आपको इवन ट्रांसक्रिप्ट अगर बाहर में भी आप ये करते हो, अच्छा। कनाडा के लिए ट्राई करते हो कहीं पे भी, ओके। तो भी इसका क्लियर हो जाता है। वो तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन भेजते हैं, वो भी क्लियर हो जाता है। पेमेंट का कैसा होगा फिर? पेमेंट अब 50-50% होगा। स्टार्टिंग में 50 करना और हाँ। स्कैन कॉपी आएगा, उसके बाद में हार्ड कॉपी जैसा आपने दिखाया वैसा आप भेजोगे पहले फाइनल ईयर का मार्कशीट ही आता है सोलापुर का। वो आप चेक करो, नाम चेक करके ओके बोल दोगे तो वहाँ से हम लोग हार्ड कॉपी मंगाएंगे। तो हार्ड कॉपी के टाइम पे आपको बाकी को
और वहीं दिल्ली भी डिग्री फरोख्त के मामले में मुंबई से पीछे नहीं है। यहां पर भी डिग्रियों के फरोख्त का मामला खूब फल फूल रहा है और काफ़ी फरोख्त पा रहा है। यहां पर आपको इंजीनियर से लेकर कई दीगर डिग्रियां आसानी से मिल जाएंगी। जी हां, इस कोर्स की डिग्रियों की फरोख्त हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने दिल्ली के द्वारका इलाके में एक ऐसे शख्स का पता लगाया जो डिग्रियां दस्तयाब कराने में माहिर है। दिल्ली के द्वारका इलाके में चमन केश्वर का ऑफिस है। चमन केश्वर का कहना है कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां दस्तयाब करा सकता है जो हर एतबार से मोतबर होंगी। आप इन डिग्रियों को ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। मार्कशीट होती है, मार्कशीट पे प्रॉपर्ली बार कोड लगा हुआ आता है। दो होते हैं, एक यहाँ पे होता है बार कोड जिसको स्कैन करके आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाते हो, वहाँ पे अपनी डिटेल डालोगे तो आपको सारी डिटेल आएगी। एक होता है यहाँ पे छोटा सा लोगो बार कोड, उसके नीचे आपका नाम भी लिखा होता है, उसको स्कैन करेंगे स्टूडेंट की पूरी डिटेल आएगी। इनकी मार्कशीट पे प्रॉपर्ली सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको ऑनलाइन देता है। प्लस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मार्कशीट्स मैं आपको दूंगा आपकी 8 सेमेस्टर्स की, और उसके बाद में अगर आपको डिग्री चाहिए या प्रोविजनल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी जाके ले सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कम से कम आपको 4 महीने का टाइम लग जाएगा। विदिन 4 to 5 मंथ अगर फर्स्ट सेमेस्टर की आती है या फर्स्ट ईयर की आती है तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जिसका प्रॉपरली चेक कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फीस कितनी लगेगी? इसकी जो टोटल फीस है अभी ये है 2.51। गेटिंग ऑल मार्कशीट्स इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आप यहीं पे रहते हो तो आप बाय हैंड आके ले लेंगे और वहीं पे आप। अच्छा, तो मैं यहीं से आके मार्कशीट यहीं से कलेक्ट कर सकता हूं, ऑनलाइन भी बता। गुजरात के सूरत से एक हैरान कुन तस्वीर सामने आई है। एक शख्स जिसने सड़क पर थूक दिया था उसे सरेआम सजा दी गई। जुर्माने के तौर पर उसे जुर्माने के पैसे रकम अदा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो शख्स पैसे न होने की बात करने लगा। पैसे न होने पर सरकारी मुलाजिम ने रास्ते पर थूकने वाले शख्स को पहले जुर्माना देने को कहा, लेकिन शख्स ने पैसे न होने की बात की तो सरकारी अफसर ने उसे सरेआम बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराई है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के सूरत की, जहां पर रास्ते में थूकने पर ये सजा दी गई है सरकारी अफसर की जानिब से। तो न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आदाब।